नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल EWS पर। साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एसएससी जीडी के लिए हिंदी की एक बहुत ही बेहतरीन सी प्लेलिस्ट हम आपके सामने लेकर के आएंगे और एसएससी जीडी के लिए यूपीएसआई का जो बेस है, जहां से आधार बनेगा आपका यूपीएसआई के लिए हिंदी में, उसकी क्लास भी आपको यहीं पर मिलने वाली है। ये क्लास आपको यूपीएसआई के लिए, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए और एसएससी जीडी के लिए साथियों बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और चलिए तो बस शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है साथियों वर्ण विचार। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है साथियों वर्ण विचार। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए वर्ण मतलब क्या। जब तक यही पता नहीं होगा कि वर्ण क्या है तो फिर हम आगे इसको समझ नहीं पाएंगे। वर्ण का मतलब समझेंगे क्या है। मान के चलिएगा साथियों, मैंने एक शब्द लिख दिया APPLE, ठीक है ना, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये शब्द किससे मिलकर के बना है। आप मुझे बता देंगे कि APPL और E इससे मिलकर के बना है हमारा एप्पल। लेकिन अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए किससे मिलकर के बना है, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे कि ए किससे मिलकर के बना हुआ है। क्यों नहीं बता पाएंगे? उसका एक कारण है, क्योंकि ए किसी से मिलकर के नहीं बना, ना ही पी किसी से मिलकर के बना, ना एल किसी से मिलकर के बना, ना ही ई किसी से मिलकर के बना, क्योंकि ये अपने आप में सबसे छोटे हैं। और जो सबसे छोटा हो, जो किसी से मिलकर के नहीं बना, वही क्या है? वही वर्ण है। ठीक है ना। अब हिंदी में भी हम इसको कैसे समझेंगे? देखिए, अगर हिंदी में हम बात करें वर्ण की, तो इसकी जो परिभाषा बनती है साथियों वो यही बनती है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो सबसे छोटा हो, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्ण विचार के बारे में सबसे पहले वर्ण मतलब क्या होता है तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई है उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना। पहली परिभाषा मैं आपको बता दूं, आपको लिखते चलना है, आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलना है। एक भी चीज अछूती नहीं रहेगी जो मैं आपको ना कराऊं। बिल्कुल सीरियल से, बिल्कुल तरीके से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी साथियों। ठीक है ना। पूरा कोर्स कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक, लोकोक्ति, मुहावरे, सब कराने की जिम्मेवारी मेरी अपनी होगी। ठीक है ना। आपको तो बस मेहनत के साथ यहां पर ध्यान लगा करके अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और क्या परिभाषा समझेंगे? जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जिसको क्या नहीं किया जा सकता? जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाती है? किसी भी भाषा की ऐसी इकाई जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ ना सके, खंडित ना किया जा सके, वो वर्ण कहलाती है। ठीक है ना। और क्या समझेंगे भाई वर्ण के बारे में? देखिए, एक बात और मैं आपसे बता दूं, ये जो अभी लिखा है सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, लेकिन यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? अगर पूछ लिया जाए किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ निकलता हो। किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर पूछ लिया जाए साथियों, तो वो आपको शब्द बतानी है, फिर वर्ण नहीं बताना, क्योंकि वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है शब्दों का। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या बतानी है आपको? शब्द। अब क्या पूछा जा सकता है और इसमें समझेंगे, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी पूर्णतम इकाई, सबसे छोटी पूर्णतम इकाई जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी वाक्य। किसी भी भाषा की सबसे छोटी पूर्णतम इकाई वाक्य। देखो, तीनों के तीनों जो प्रश्न है उनको बड़े ध्यान से समझेंगे। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई
वो आपकी वर्ण है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द है साथियों, और किसी भी भाषा की सबसे छोटी पूर्णतम इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। ये 3 प्रश्न बनेंगे यहां से, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां आपसे पूछा जाएगा वर्णों के भेद, ठीक है ना। क्या पूछा जाएगा भाई आपको? वर्ण के जो भेद होते हैं वो क्या होते हैं? वर्ण भेद आप समझेंगे यहां पर। वर्णों के भेद, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं यहां पर सीधे सीधे। एक तो होता है स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो आज मैं जो आपसे बात करूंगा वो केवल और केवल स्वर के बारे में होगी, ठीक है ना। अब स्वर मतलब क्या? देखिए, अब आपने देखा होगा कहीं पर कै लिखा देखा होगा, का लिखेंगे, कु लिखेंगे, है ना। कै के ऊपर मात्राएं लगी जरूर देखी होंगी, लेकिन आपने कभी भी ए के ऊपर ई की मात्रा नहीं देखी होगी। आपने कभी भी ई के ऊपर ऊ की मात्रा नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी? इसका एक कारण है, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की मात्राएं होती हैं, और जिनके पास खुद की मात्राएं होती हैं उनको दूसरी मात्राओं की सहायता की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। तो जिनके पास खुद की मात्राएं हैं साथियों, उनको दूसरी की मात्राओं की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वर के बारे में, स्वर की पहली परिभाषा, जो स्वर की पहली परिभाषा है वो क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना। वो यहीं से बन के आती है, क्या? कि जिनके पास स्वयं की मात्राएं हों, ठीक है ना। जिनके पास अपनी स्वयं की मात्राएं हों, वो क्या कहलाते हैं भाई? वो स्वर कहलाते हैं। अगली परिभाषा क्या बोलेंगे? कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण वो क्या कहलाते हैं साथियों? वो स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से, यानी कि जिनको बोलने के लिए जो है कोई बाधा ना उत्पन्न हो, निर्बाध रूप से जो बोले जाएं, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब समझेंगे एक और बात, ये अपने ही ऊपर आश्रित होते हैं क्योंकि इनके पास खुद की मात्राएं हैं। अभी हमने समझी एक बात, तो इन्हीं का एक नाम दिया जाता है स्वाश्रित वर्ण। तो ये जो स्वाश्रित वर्ण है ये भी क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं भाई साथियों? ये स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो अपने ऊपर आश्रित हों, केवल अपने ऊपर, जो अपने ऊपर निर्भर करते हों, अपने ऊपर आश्रित हों, इनका नाम है स्वाश्रित, ठीक है ना। वो भी क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो स्वर की परिभाषा आपको रटनी नहीं है, केवल समझनी है कि जिनके पास खुद की मात्राएं हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं? स्वर। एग्जाम में अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो कौन से होते हैं साथियों? वो होते हैं आपके स्वर, ठीक है ना। तो ये सीधी सीधी परिभाषाएं हैं जो आपको याद रख लेनी है। आगे देखिए क्या पूछा जाता है इसमें। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए स्वर के भेद। स्वर के भेद, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, आप बाकायदा नोट्स बनाएं। आपके सारे टॉपिक, सारा सिलेबस कराने की जिम्मेवारी मेरी है। बिल्कुल सीरियल वाइज चलेगा। बाकायदा एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक सब कुछ कराया जाएगा। और उसकी आज ये साथियों पहली क्लास है हमारी। तो आज से अगर आप इसको उतारने लगेंगे, आज से आप इसके नोट्स बनाने लगेंगे, तो आप अतिशीघ्र अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। आपको कुछ भी अछूता नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। चलिए स्वर के भेद समझेंगे हम। स्वर के भेद जानेंगे क्या क्या होता है। कुछ आधार ऐसे हैं जिनके आधार पर आपको स्वर के भेद पता होने चाहिए। जैसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद आपको जरूर पता हो। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं?
उसके बाद आ जाता है साथियों उच्चारण। उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर स्वर के भेद जरूर पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जिह्वा स्थान के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर पूछे जाएंगे। उसके बाद मुंह के आकार के आधार पर, मुंह के आकार के आधार पर भी स्वर के भेद पूछे जाते हैं। और उसके बाद होंठ के आकार के आधार पर, होंठ के आकार के आधार पर भी स्वर के भेद पूछे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 5 आधार ऐसे हैं जिन पर आपको स्वर के भेद पक्का पता होना चाहिए कि कौन से भेद किस प्रकार के होते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब पैदाइश, ठीक है ना। स्वर सबसे पहले स्वर कौन से पैदा हुए, ठीक है ना। तो ये इसके आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हमारा होता है ह्रस्व स्वर, पहला भाग ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा भाग होता है दीर्घ स्वर और तीसरा भाग होता है हमारा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है ना। इसी दीर्घ स्वर को मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं इसी दीर्घ स्वर को। और ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को साथियों मूल स्वर भी कहा जाता है। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता देना है 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर को साथियों मूल स्वर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उच्चारण समय के आधार की हम अगर बात करें तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए तो उच्चारण समय का मतलब किस वर्ण को, किस जो स्वर है उसको बोलने में कितना समय लगा, उसके आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांट दिया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए जिह्वा का मतलब होता है जीभ, जीभ के स्थान पर, जीभ के उच्चारण के स्थान पर इसके 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा अग्र स्वर, दूसरा होता है हमारा मध्य स्वर और तीसरा होता है हमारा पश्च स्वर, ठीक है ना, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे जिह्वा स्थान के आधार पर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे मुंह के आकार के आधार पर, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर कर परीक्षाओं में सवाल देखने को मिलेंगे। 4 भाग होते हैं इसके। पहला होता है संवर्त स्वर, दूसरा होता है अर्ध संवर्त, तीसरा होता है इसी में विवर्त स्वर और चौथा होता है अर्धविवर्त स्वर, ठीक है ना। संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त, ये 4 भाग होते हैं मुंह के आकार के आधार पर। होठ के आकार के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, ठीक है ना। यहां पर 2 भेद होते हैं होठ के आकार के आधार पर, ठीक है ना। तो ये 5 आधार मैंने आपको बताए स्वर के भेद के।
ये जो स्वर होते हैं ये 5 आधारों पर आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर 3 भेद हुए, जिह्वा स्थान के आधार पर 3 भेद हुए, मुंह के आकार के आधार पर साथियों 4 भागों में इसको बांटा गया, और होठ के आकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है ना? तो अब इन आधारों पर बांट करके हमें यह देखना है कि कौन से स्वर यहां पर किस किस भाग में आते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं, इधर इस ह्रस्व में और इस ह्रस्व स्वर में क्या अंतर है। ठीक है ना? इधर अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य पश्च स्वर कौन से होते हैं, संवर्त अर्ध संवर्त ये कौन से स्वर होते हैं, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वृत्ताकार कौन से होते हैं, अवृत्ताकार कौन से होते हैं, और कुल स्वर कितने होते हैं। कहीं कहीं 11 देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 13 देखने को मिलते हैं। वो 11 हैं तो कौन से हैं, वो 13 हैं तो कौन से हैं। इन सब की जानकारी के लिए हम कल की क्लास लेकर के आएंगे, यानी कि आपको वर्णमाला का स्वर का भाग नंबर 2 देखना है। ये आपकी पहली क्लास है, यहां तक आपको उतार लेना है, इसको समझना है, और अगली जो हमारी क्लास होगी मैं इसको एक एक को बताऊंगा कि ह्रस्व स्वर में कौन से आते हैं, दीर्घ में कौन से आते हैं, इन सब के अंदर अलग अलग से कौन कौन से आते हैं। ठीक है ना? चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।